हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम आपको पढ़ाऊंगा ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। ईपीएफओ में बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट स्कीम से, और जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाऊंगा। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये वीडियो रहेगा। और ईपीएफओ की अगर आप एओ ईओ या किसी भी एग्ज़ाम की ईपीएफओ के अंडर आप जो एग्ज़ाम आते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, जैसे एपीएफसी वगैरह की या एओ या ईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ये मॉड्यूल काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं आपको बता दूं, मेरा कंप्लीट कोर्स आता है, ये पेड कोर्स है करंट अफेयर्स का। इसको आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1999 में। आपको ये कोड यूज़ करना है GGCA, और हैवी डिस्काउंट आपको उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे आप ये QR कोड देख रहे हैं, इसको स्कैन करके भी आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा सबसे बेस्ट सेलिंग कोर्स है स्टडी IQ पर, मेरा करंट अफेयर्स कोर्स। ठीक है, तो ये काफ़ी डिटेल और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसमें डेली और वीकली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट पर। इसमें PDF भी मिलता है और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं। तो शुरू करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स EPFO एग्ज़ाम के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना। देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्यों शुरू की गई थी? जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो 15 अगस्त का जो उनका भाषण था, 15 अगस्त 2014 को इंडिपेंडेंस डे स्पीच में फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ दी, जो रेड फोर्ट है, वहां से उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम को अनाउंस किया था, और उसी साल ये 2014 में शुरू हो गई थी। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस वर्ड का मतलब ये होता है वित्तीय समावेश, यानी भारत का हर व्यक्ति, हर पर्सन जो है वो बैंकिंग से जुड़े, राइट? तो वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसके क्या क्या फायदे हैं हम देखेंगे आने वाले समय में। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसके लिए स्कीम शुरू की गई थी। जितने भी भारत के घर हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, बैंकिंग से जुड़ें, यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज उन्हें मिले। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का फायदा क्या होता है? अगर मान लो भारत के हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट है, तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि भारत की सरकार सारी की सारी फाइनेंशियल सर्विस उन्हें दे सकती है। जैसे अगर उनके पास एक बेसिक सेविंग या डिपॉजिट अकाउंट है, सरकार उनको कल को कोई सब्सिडी देना चाहे तो सीधा उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आ जाएगा। अगर मान लो उनका बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उन्हें सब्सिडी कैसे देगी, राइट? तो रेमिटेंस फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, पेंशन फैसिलिटी, ये सारी की सारी उनको फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो जनधन योजना में क्या है कि सबका एक बेसिक सेविंग अकाउंट खुलता है, जिसको बोलते हैं जनधन अकाउंट। और ये अकाउंट आप किसी भी बैंक ब्रांच में ओपन कर सकते हैं, सरकारी बैंक में भी या प्राइवेट बैंक में भी। और इसको खोलने के लिए आपकी जो बैंक मित्र होते हैं वो हेल्प करते हैं, यानी जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, जिन्हें हम बैंक मित्र कहते हैं, वो भी आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोलने के लिए? कंडीशन ये है कि आपका कोई पहले से अकाउंट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। और इनमें आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हैं, यानी कि अगर आप इसमें जीरो बैलेंस रखेंगे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। तो पहले जब भारत में लोग अपने अकाउंट नहीं खोलते थे बैंक में, तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि बैंक में एक मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ता है। अब मिनिमम बैलेंस जब रखना पड़ेगा, तो फिर वो कहाँ से लाएंगे? गरीब लोग हैं, तो फिर पेनल्टी लगती थी, तो पेनल्टी लग लग के ही वो अमाउंट खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है, बैंक वगैरह के बारे में उतनी नॉलेज भी नहीं थी। अब इसमें जनधन योजना है, जब इनमें टास्क दिया गया सबको, जितने भी IAS ऑफिसर हैं, सिविल ऑफिसर्स जो हैं, सरकारी बैंक हैं, पूरी उन्होंने अपनी जान लगा दी कि लोगों को सचेत करें, लोगों को बताएं कि जनधन योजना के फ़ायदे क्या हैं। और बहुत सारे फ़ायदे दिए गए, तभी लोग कन्विंस हुए कि ठीक है, अब हम अकाउंट खोलने के लिए तैयार हैं। तो अब देखते हैं बेनिफिट, जो जो लोगों को बेनिफिट प्रॉमिस किए गए। और इनमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि अब इस योजना को काफ़ी टाइम हो गया है। जैसा मैंने बताया, 2014 में योजना शुरू हो गई थी, और इसको 8 साल पूरे हो चुके हैं। और अगस्त में 2022 8 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो इसमें एक बेसिक सेविंग अकाउंट मिलता है हर पर्सन को, यानी कि जो अनबैंक्ड पर्सन है, अनबैंक्ड मतलब जिसका पहले से कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उसको एक सेविंग अकाउंट मिल गया। और सेविंग अकाउंट में आप जानते हैं, जब भी आप पैसे रखते हैं तो उसमें आपको ब्याज भी मिलता है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में यही फर्क होता है, सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है, करंट अकाउंट में आपको ब्याज नहीं मिलता है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है, इसमें कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट जो होते हैं, जिन्हें हम जनधन अकाउंट बोलते हैं, उनमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, आप जीरो बैलेंस भी रख सकते हो। फिर इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट है, तो जो भी आप पैसा डिपॉजिट करोगे उसमें इंटरेस्ट आपको मिलता है।
सबसे अच्छी बात इसमें रुपे डेबिट कार्ड मिलता है। यानी हर गरीब आदमी के पास अब ना सिर्फ अकाउंट हो गया बल्कि एक डेबिट कार्ड हो गया, और ये डेबिट कार्ड भी रुपे पे है। तो डेबिट कार्ड होने के अपने फायदे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी आप उसे डिजिटल इंडिया से भी जोड़ रहे हैं, डिजिटाइज हो रहा है, वो डेबिट कार्ड यूज करना सीखेगा, तो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भी हम जा रहे हैं। दूसरा, रुपे रुपे हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, हम वीजा मास्टर कार्ड या एमएक्स यूज नहीं कर रहे, हम रुपे यूज कर रहे हैं, तो हमारी इससे जो पावर है, सॉफ्ट पावर, वो भी बढ़ती है। तो रुपे डेबिट कार्ड हर जनधन अकाउंट होल्डर को मिलता है। फिर इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है आपको। देखो, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर में आपको सबसे बड़ी बात, कोई प्रीमियम नहीं भरना। आप अगर कोई भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। इसमें आपको कोई प्रीमियम नहीं भरना, और आपको 2 लाख रुपए का इसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है। यानी भारत का कोई भी गरीब आदमी है, अगर उसका जनधन अकाउंट है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अस्पताल में 2 लाख रुपए तक का उसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। 2 लाख रुपए तक सरकार उसका खर्चा उठाएगी। पहले ये अमाउंट 1 लाख था, फिर 28 अगस्त 2018 से ये अमाउंट बढ़ा के 2 लाख कर दिया था। ठीक है, तो 28 अगस्त 2018, एक्चुअली अगस्त 2018 में इस योजना को 4 साल पूरे हो गए थे। तो जब 4 साल पूरे हो गए थे तो फिर ये अमाउंट 2 लाख कर दिया था। पहले जब शुरू हुई थी तब ये 1 लाख रुपए था। तो ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है वो कितना है, तो आंसर है 2 लाख रुपए। उसके बाद फिर इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट इसमें 10,000 रुपए तक मिलती है, पहले 5,000 था। याद रखिए, जब ये स्कीम स्टार्ट हुई थी तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 5,000 थी, फिर इसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया था। और इसमें 2,000 रुपए तक कोई कंडीशन अटैच नहीं है, यानी 2,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट आपको निशर्त मिलेगा। और उसके बाद फिर आपका देखेंगे वो अकाउंट कैसा है, कितना पैसा उसमें रहता है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके बाद फिर आपको ओवरड्राफ्ट अलाउ करेंगे। अब ओवरड्राफ्ट समझते हैं क्या होता है। मान लो आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं सिर्फ, और आपको कहीं पे अर्जेंट खर्चा करना पड़े 7,000, तो क्या आप 2,000 रुपए ये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि इसमें 2,000 रुपए आपको बिना शर्त के ओवरड्राफ्ट मिलता है। ओवरड्राफ्ट एक प्री अप्रूव्ड लोन होता है, यानी आपको पहले से ही सरकार एक प्री अप्रूव्ड लोन दे रही है कि 2,000 रुपए, यानी आपके अकाउंट में अगर 5,000 रुपए हैं तो आप 7,000 रुपए का भी चेक काट सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको 2,000 का ओवरड्राफ्ट है। वैसे तो 10,000 का है, लेकिन 2,000 तो अनकंडीशनल है। और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, आप अपने अकाउंट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक है, तो ये ओवरड्राफ्ट बढ़ के 10,000 तक हो सकता है। अगर आपको मान लो 10,000 ओवरड्राफ्ट मिल गया, मतलब ये है अगर आपके अकाउंट में 5,000 है तो आप 15,000 रुपए तक की पेमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि 10,000 रुपए आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाएगा। तो टोटल ओवरड्राफ्ट कितना है जो एमसीक्यू आता है, वो है 10,000। लेकिन आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि 10,000 में से 2,000 रुपए जो है वो बिना किसी कंडीशंस के है ओवरड्राफ्ट। इज इट क्लियर? और 18 से 65 साल की उम्र है। एक्चुअली क्या था, पहले 18 से 60 था। अगर आपको मान लो जनधन अकाउंट खोलना है तो जो एज थी वो कितनी है? वैसे तो आप 10 साल के हो तो भी अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन जब तक आप 18 के नहीं हो जाते तो जो भी आपके गार्जियन हैं या पेरेंट्स हैं वो मैनेज करेंगे उसे। एक बार आप 18 के हो गए तो वो अकाउंट आप फुल्ली इंडिपेंडेंटली मैनेज करोगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अगर कि मिनिमम एज कितनी है जनधन अकाउंट खोलने के लिए, तो वो है 10 साल। 10 साल का बच्चा भी जनधन अकाउंट खोल सकता है, लेकिन जब तक वो 18 का नहीं होता वो अकेले मैनेज नहीं करेगा। ठीक है। और ओवरड्राफ्ट के लिए 18 से 65, मतलब आपकी जो मिनिमम एज है ओवरड्राफ्ट अवेल करने के लिए वो 18 होनी चाहिए, और जो अपर एज है लिमिट वो है 65 साल। फिर जनधन में क्या आपको डेथ बेनिफिट मिलता है? हाँ, 30,000 रुपए का डेथ बेनिफिट है। ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा आता है कि अगर आपके पास जनधन अकाउंट है और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो परिवार को क्या मिलेगा, कुछ कोई? तो हाँ, 30,000 रुपए मिलेंगे। और अगेन इस 30,000 लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको कोई भी प्रीमियम नहीं भरना, और 2 लाख रुपए की एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए भी आपको कोई प्रीमियम नहीं भरना। यानी बैठे बैठे आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और बैठे बैठे आपका हेल्थ वो हो गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया। ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत में होता ही है सबका, जो 5 लाख रुपए एक परिवार का एक साल में। तो सोशल सिक्योरिटी में भी जनधन अकाउंट बहुत हेल्प करता है। सोशल सिक्योरिटी मतलब सामाजिक सुरक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान इसका है। फिर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई थी, जनधन दर्शक। ये मोबाइल ऐप जो है सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप है। इसमें आप बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लोकेट कर सकते हो जीपीएस की मदद से। कोई भी ब्रांच बैंक की, एटीएम, बैंक मित्र, पोस्ट ऑफिस, कॉमन सर्विस सेंटर लोकेशन वगैरह, ये आप सब इस पे देख सकते हो। जनधन के 6 पिलर होते हैं। ये 6 पिलर क्या हैं? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के भी 6 पिलर हैं।
आप सबको बैंक अकाउंट दो, क्रेडिट दो, इंश्योरेंस दो, पेंशन दो, फाइनेंशियल लिटरेसी दो, राइट, और जो बैंकिंग एजेंट्स हैं उनका पेनिट्रेशन इंक्रीज करो। तो इनको बोलते हैं 6 पिलर, और ये डिजाइन किए गए हैं भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो अकाउंट हैं उनका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब सरकार के पास बैंक अकाउंट हो गए तो उन्हें सब्सिडी देनी है। मान लो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना में एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने के लिए सब्सिडी देनी है, तो वो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरह आप प्रीमियम भर सकते हो। अगर मान लो आपको कोई सरकारी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, अगर आपको इनका प्रीमियम भरना है तो आपके पास अब बैंक अकाउंट है, क्योंकि इनके प्रीमियम आप कैश में नहीं भर सकते। इनके प्रीमियम आप सिर्फ अपने अकाउंट से भर सकते हो, ये भी ध्यान रखिए। आपके पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है इन सब सामाजिक सुरक्षा की जो योजना है उनके लिए। इसी तरह से मुद्रा योजना का अगर आप फायदा लेना चाहते हो तो मुद्रा लोन भी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बैंक अकाउंट में आने का फायदा क्या होता है? बैंक अकाउंट में फायदा ये होता है आने का कि आप ये इस बात की श्योरिटी है आपको कि जो पैसा है वो सीधे अकाउंट में जा रहा है, मतलब सही हाथों में पहुंच रहा है। फिर इसमें कोई भी बेनिफिट है, मतलब सरकार बहुत तरह की स्कॉलरशिप चलाती है, सब्सिडी देती है, पेंशन है, कोविड रिलीफ फंड वगैरह, ये सारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो जनधन का बहुत बड़ा फायदा ये है। अब ये एक टेबल है जो दिखाती है कि हमारे जो सरकारी बैंक हैं वो कितने इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो टोटल अकाउंट जो खुले हैं जनधन में अभी तक, मैं बता रहा हूँ, लेटेस्ट बता रहा हूँ ये मैं आपको, 27 जुलाई 2022 तक, ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, 46 करोड़ 11 लाख टोटल जनधन अकाउंट खुले हैं इंडिया में, सोचिए। और ये वो लोग हैं जिनके पहले बैंक अकाउंट नहीं थे, क्योंकि जनधन अकाउंट खोलने के लिए अनबैंक्ड होना चाहिए पर्सन को। तो 46 करोड़ 11 लाख बैंक अकाउंट खुले हैं। और इनमें से अगर मैं आपको बताऊं कि सरकारी बैंकों में कितने खुले हैं, तो आप देख सकते हैं 36 करोड़ 31 लाख, यानी 46 करोड़ में से 36 करोड़ बैंक अकाउंट तो सरकारी बैंकों में खुले हैं। उसके बाद रीजनल रूरल बैंक में खुले हैं 8.5 करोड़। और देखिए प्राइवेट बैंकों में सिर्फ 1.3 करोड़। तो अगर कोई पूछे कि सरकारी बैंक इतना नुकसान देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा रहते हैं, ये वो, तो क्या सरकारी बैंक भारत में होने चाहिए? क्या आप प्राइवेटाइज कर दो? आप यहाँ पे आपके सामने तस्वीर साफ है। प्राइवेट बैंक का पर्पज होता है सिर्फ प्रॉफिट। सरकारी बैंक जो होते हैं उनका जो पर्पज होता है वो सोशल वेलफेयर भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, वो स्कीम्स को भी लागू करवाते हैं, इंप्लीमेंट भी करवाते हैं। तो 46 करोड़ अकाउंट में से 36 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक, और रीजनल रूरल बैंक भी वो सरकारी बोल दो आप उसे, मेजोरिटी तो सरकार के पास ही होता है उसमें, वो भी सरकारी ही होते हैं, राइट। तो उसमें ध्यान रखिए कि रीजनल रूरल बैंक जो हैं, अगर आप टोटल इनको मिला दें तो आप देख सकते हैं कि 46 में से लगभग 45 करोड़ तो सरकारी बैंकों में ही खुले हैं, बस 1 करोड़ से थोड़े ज्यादा हैं जो प्राइवेट बैंकों में खुले हैं। इज इट क्लियर? एकदम ये क्लियर है आपको जनधन के बारे में? और बाकी इसमें महिलाएं जो हैं वो बहुत बेनिफिशियरी हैं, रूरल अर्बन फीमेल बेनिफिशियरीज बहुत ज़्यादा हैं। 20 करोड़ जो हैं वो रूरल और अर्बन फीमेल बेनिफिशियरी हैं। तो इससे भी काफ़ी कुछ पता चलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें कि टोटल रूरल अर्बन फीमेल बेनिफिशियरी कितनी है सरकारी बैंकों में, रूरल बैंक और प्राइवेट बैंक, तो 46 करोड़ में से 25 करोड़ तो महिलाएं हैं रूरल और अर्बन एरिया में मिला के, जिन्होंने बेनिफिट करा है जनधन अकाउंट से, राइट। तो ये सब चीजें बताती हैं कि जनधन योजना जो है काफी सक्सेसफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 3 स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। तीनों एक ही दिन शुरू की गई थी। ये वेस्ट बंगाल से शुरू की थी प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई 2015 को। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति नाम से पता चल रहा है ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ये स्कीम अगर आपको अवेल करनी है तो आपकी उम्र 18 से 50 के बीच में होनी चाहिए। ये आपको सब कुछ याद रखना है, जो भी चीजें मैं स्लाइड पे हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। और इसमें जो भी आप प्रीमियम भरेंगे वो आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होता है, यानी कि आप कैश में प्रीमियम नहीं भर सकते, आपको जो है वो ऑटो डेबिट होता है आपके अकाउंट से। आधार जो है उससे केवाईसी होता है आपके बैंक अकाउंट का। तो आधार इज द प्राइमरी केवाईसी। तो इसमें कितना पैसा मिलता है डेथ होने पे? 2 लाख रुपए परिवार को मिलते हैं। और ये पीरियड क्या होता है इसमें? हर साल की 1 जून से लेके अगले साल की 31 मई का 1 साल होता है। अगर आपको ये योजना में अप्लाई करना है तो आपका प्रीमियम 1 जून से पहले पहले बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाता है, ठीक है। तो मान लो आपका प्रीमियम अगर कट गया लेट से 31
मई को कट गया आपके बैंक अकाउंट से प्रीमियम, ठीक है, तो अब आप 1 जून से अगले साल की 31 मई तक के लिए एलिजिबल हो गए। अगर इस 1 साल में डेथ हो गई तो आपके परिवार को 2 लाख मिल जाएंगे, अगर नहीं तो फिर रिन्यू कर लो, 1 साल बाद फिर प्रीमियम भर दो। और प्रीमियम कुछ भी नहीं, बहुत कम प्रीमियम होता है इसमें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो योजना है, इसमें कितना प्रीमियम होता है, तो इसमें 436 रुपये प्रीमियम आपको 1 साल में भरना है, सिर्फ, दैट्स इट। और ये प्रीमियम जैसा मैंने बताया, ये 31 मई को या 31 मई से पहले पहले आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है, अपने आप कट जाता है पैसा। और अगर कट गया तो मतलब साफ है, 1 जून से लेके अगले साल की 31 मई तक 1 साल के लिए आप सुरक्षित हो गए, आपको जीवन बीमा मिल गया। तो हर साल आपको प्रीमियम भरना है आने वाले साल के लिए, और वो साल स्टार्ट होता है 1 जून से। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाते हैं। इस स्कीम को लागू करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो LIC स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो भी स्कीम्स के सब कुछ है वो यही करती है, जो बैंक के साथ टाई अप वगैरह होते हैं LIC ही करती है स्कीम को लेकर। और अभी तक मैं लेटेस्ट डेटा अगर आपको बताऊं, 23 जून 2022 तक का डेटा अवेलेबल है, तो 13 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एनरोल कर चुके हैं। और ये एनरोलमेंट पॉसिबल नहीं था जनधन अकाउंट अगर नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर तो ऑब्वियसली गरीब लोग हैं जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो सब्सक्राइबर हैं इनके, और वो अकाउंट नहीं होता तो कैसे करते, क्योंकि इसमें सिर्फ अकाउंट से ही ऑटो डेबिट 436 रुपये अगर होंगे तो ही जो है वो आप ऑटो डेबिट के थ्रू ही प्रीमियम भर सकते हो, कैश में नहीं भर सकते। तो बिना अकाउंट के ये योजना का लाभ भी आप नहीं ले सकते थे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मिलती जुलती है, वही 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च करी थी। ये 18 से 70 के लिए है। याद रखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 थी, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए अगर आप इस योजना को लेना चाहते हैं। और इसमें वही है सेम, 1 जून से लेके 31 मई तक साल होगा। और अगर आपको अप्लाई करना है इसमें तो प्रीमियम भरना पड़ेगा 31 मई या उससे पहले, ठीक है। और फिर 1 जून से अगले साल की 31 मई तक आप 1 साल के लिए सिक्योर हो गए। आधार से KYC करा लो अपने बैंक अकाउंट का। और ये क्या है स्कीम, इसमें नाम से पता चल रहा है, ये बेसिकली एक्सीडेंट के लिए है, सुरक्षा बीमा, आपकी सुरक्षा के लिए बीमा। एक्सीडेंट अगर हो गया, उसमें अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख रुपए तक आप कवर्ड हो, और अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है या पूर्ण अपंगता आ जाती है तो 2 लाख रुपए। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से या फुल डिसेबिलिटी आ जाती है तो मतलब इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं। डेथ के केस में परिवार को 2 लाख, और अगर फुल डिसेबिलिटी है तो आपको ही 2 लाख मिल जाएंगे। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो 1 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन कॉज जो है वो एक्सीडेंट होना चाहिए, नेचुरल नहीं, ठीक है। तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रीमियम कितना भरना है आपको, 31 मई से पहले पहले आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होना जाना चाहिए 20 रुपए, सिर्फ 20 रुपए, बस 20 रुपए में सोचिए 2 लाख रुपए का आपको सुरक्षा बीमा योजना मिल गया, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल गया, सिर्फ 20 रुपए। तो ये भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, और ये भी अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो नहीं ले सकते आप। और जनधन अकाउंट होने का फायदा ये, गरीब आदमी अब इसे ले सकता है। तो ये स्कीम कौन देता है, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं, या जिन्होंने बैंक के साथ टाई अप वगैरह किए होते हैं वो इनको दे सकती हैं, ठीक है। इसमें कितने लोगों ने लिए ये आप देख सकते हैं, 29 करोड़ लोग हैं भारत के जिन्होंने 30 जून 2022 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल किया है। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना। जब भी आपको स्कीम पढ़ेंगे ये याद रखिए उसमें एज रेंज कितनी है। जैसे अटल पेंशन योजना 18 से 40 है, जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 और सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70। फिर प्रीमियम कितना कितना होता है, तो प्रीमियम डिपेंड करता है। जीवन ज्योति में 436 रुपये था, सुरक्षा बीमा योजना में सिर्फ 20 रुपये है, और अटल पेंशन योजना में डिपेंड करेगा आप कितनी पेंशन चाहते हो। तो अटल पेंशन योजना भी 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल से शुरू करी थी। और आप अटल पेंशन योजना जो है, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट है तो आप जो है इसको ले सकते हो। इसमें आपको मिनिमम पेंशन मिलेगी 1,000 और मैक्सिमम मिलेगी 5,000 रुपये महीना जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी। उसी हिसाब से प्रीमियम भरना है। अब ज़्यादा पेंशन चाहते हो तो ज़्यादा प्रीमियम भरना है। अगर आप चाहते हो आपको सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन मिले 60 साल के बाद हर महीने, तो उसी हिसाब से प्रीमियम भरना है। 5,000 चाहिए तो उसी हिसाब से भरना है। तो ये है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना में आप क्या करेंगे, अपना जो पेंशन कॉर्पस है वो आप एक्यूमुलेट होता रहेगा आपका 60 साल की उम्र तक, और फिर जो है 60 साल होने के बाद आपको पेंशन जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एक बात और, अगर
डेथ हो जाती है इसमें पर्सन की जिसने ये योजना ली है, तो उसके स्पाउस को मिलती रहेगी पेंशन। और अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जो पूरा पेंशन कॉर्पस है वो किसी नॉमिनी को मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई पर्सन है रमेश, रमेश की डेथ हो गई, ठीक है, तो रमेश की वाइफ को भी पेंशन मिलती रहेगी जितने भी उसने लिए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 5 स्लैब होते हैं इसमें, 1,000 और फिर 1,000 के मल्टीपल में मैक्सिमम 5,000 रुपये महीना। तो जितनी भी उसने ली होगी उसी हिसाब से मिलती रहेगी। फिर रमेश की डेथ हो गई तो वाइफ को मिलती रहेगी, वाइफ की भी डेथ हो गई तो फिर जो लमसम है, पेंशन तो नहीं मिलेगी फिर, लेकिन जो लमसम मिल जाएगा पूरा, जो नॉमिनी है उसको मिल जाएगा। तो ये अटल पेंशन योजना के बहुत फायदे हैं। अगर प्री मैच्योर डेथ भी हो जाती है सब्सक्राइबर की तो भी सरकार जो है उसके स्पाउस को, और स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसे फिर जो अमाउंट है वो मिल जाता है। ठीक है, तो आफ्टर द डेथ अगर सब्सक्राइबर की भी और स्पाउस की दोनों की भी डेथ हो गई तो नॉमिनी जो है उसे बेनिफिट मिलते रहते हैं। कोई डाउट इसमें? तो कितने लोगों ने ली है ये योजना? ये जो डेटा अवेलेबल है सरकारी वेबसाइट पे 31 जुलाई 2021 तक का अवेलेबल है, 1 साल पुराना डेटा है। तो लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने इसको अटल पेंशन योजना का लाभ लिया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और ये जितनी भी योजनाएं बता रहा हूं इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 6 डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें से एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वो इन स्कीम्स को चलाता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसको भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलाता है, लेकिन लागू करने में हेल्प करता है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये एक स्कीम है जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में लॉन्च करी थी 8 अप्रैल को। इसमें आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ठीक है, नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल या माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, और इनको हम मुद्रा लोन्स बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाते हैं। ये जो लोन है ये कौन कौन दे सकता है मुद्रा योजना के? कमर्शियल बैंक दे सकते हैं, रीजनल रूरल बैंक दे सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक दे सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी मुद्रा लोन दे सकती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। आप चाहें तो एक वेबसाइट भी है उद्यमी मित्र .in, उस पर जाके भी आप लोन के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मैं रिपीट करता हूं, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये भारत की सरकार ने सेटअप किया था एक मुद्रा बैंक इसके लिए, राइट। और मुद्रा बैंक जब इनिशियली बना था तो ये सिडबी की होल्ली ओन्ड सब्सिडरी थी, यानी इसमें मुद्रा बैंक में जो भी कैपिटल आता था वो सिडबी से आता था, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया से आता था। पूरा 100% कैपिटल सिडबी ही कंट्रीब्यूट करता था। अभी जो मुद्रा बैंक है उसमें 1,000 करोड़ रुपए का ऑथोराइज कैपिटल है, और जो पेड अप कैपिटल है वो है 750 करोड़, और ये पूरा का पूरा सिडबी ने डाला है। ठीक है, अब अचीवमेंट देखते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अगर मैं सिर्फ 1 साल के अचीवमेंट देखूं, फाइनेंशियल ईयर 22 जो लेटेस्ट अवेलेबल डेटा है, तो टोटल जो लोन है आप देख सकते हैं 5,37,95,526, यानी लगभग 5.5 करोड़ लोगों ने लोन लिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। टोटल अमाउंट का जो लोन डिसबर्स किया है सरकार ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.4 लाख करोड़, 3.4 लाख करोड़ का जो लोन है वो सैंक्शन किया है। फिर यहाँ पे मैंने और भी डीप जाके डेटा निकाल लिया वेबसाइट से, कि हर राज्य का निकाल लिया कि भाई किस राज्य को कितना मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल को लोन सबसे ज्यादा मिला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बंगाल ने जो टोटल लोन दिया है अपने इंडस्ट्रीज को वो दिया है 33,949 करोड़। और दूसरे नंबर पे कौन सा था? तो बंगाल के बाद जो दूसरे नंबर पे था वो था उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पे था वो था यूपी। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी का जो अमाउंट है वो है 32,850 करोड़, 32,850 करोड़। और उसके बाद तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, तमिलनाडु का है 32,262 करोड़। तो पहले नंबर पे बंगाल 33,949, यानी लगभग 34,000 करोड़। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 22 की। बंगाल ने लोन सबसे ज्यादा दिया है, बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहा मुद्रा लोन्स का। दूसरे नंबर पे यूपी और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। फिर मैंने ये भी देखा कि जितने भी बैंक हैं बैंक वाइज ब्रेकअप करके देखा कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में सबसे ज्यादा मुद्रा लोन किसने दिया है, और मैं सरप्राइज हुआ कि जो इंडसइंड बैंक है उसने मुद्रा लोन सबसे ज्यादा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक। ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, टेबल एक्चुअली बहुत बड़ी है, बहुत सारे बैंक है इंडिया में। 41,944 करोड़ रुपए का लोन, मुद्रा लोन इंडसइंड बैंक ने दिया है, राइट। तो इंडसइंड बैंक मुद्रा लोन देने के मामले में काफी आगे रहा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है 28,000 करोड़ का लोन, मुद्रा लोन। इंडसइंड बैंक ने दिया है 41,944 करोड़ का लोन। तो टोटल मुद्रा लोन कितने हो गए हैं? वैसे तो 2015 की योजना है तो 7 साल हो गए, लेकिन मोदी सरकार के 8 साल हो गए। तो 35 करोड़ लोग हैं जो मुद्रा लोन ले चुके हैं, और 35 करोड़ में से 23 करोड़ महिलाएं हैं। और ये लोन क्यों दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा लोन क्यों दिए जाते हैं? बिजनेस शुरू करने के लिए लिए जाते हैं मेनली, या तो बिजनेस शुरू करने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए, राइट। लेकिन एक नुकसान भी है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो सिर्फ एक साल में, फाइनेंशियल ईयर 21 में 34,000 करोड़ के नॉन परफॉर्मिंग एसेट मुद्रा लोन्स में देखने को मिले। ठीक है ना? तो यह भी ध्यान रखना है आपको कि मुद्रा लोन्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी काफी ज्यादा है। फिर मुद्रा में 3 तरह के लोन होते हैं, एक शिशु, एक किशोर और एक तरुण। ये एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शिशु में आप 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो। ठीक है, 50,000 रुपए तक का लोन लेते हो तो उसे शिशु लोन बोलते हैं। किशोर, अगर आपकी मान लो कंपनी थोड़ी और बड़ी है, थोड़ा ज़्यादा लोन चाहिए, तो किशोर कैटेगरी में आ जाओ। किशोर कैटेगरी में आपको 50,000 एक से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। और तरुण, तरुण में 5 लाख एक से लेकर 10 लाख तक का लोन मिलता है। इसलिए कहते हैं मुद्रा लोन आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 10 लाख। ठीक है ना? तो आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो, 10 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत नहीं ले सकते। तो कोई मिनिमम लोन अमाउंट नहीं है, आप चाहो तो 1 रुपया ले लो लोन, राइट। कोई मिनिमम कुछ नहीं है ऐसा कोई, लेकिन हाँ मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से ज्यादा आप नहीं ले सकते, ये मैक्सिमम लिमिट है। क्लियर? और दूसरी बात, आपको इसमें कोलेट्रल भी नहीं रखवाना, ये पूरा लोन कोलेट्रल फ्री होता है। इसीलिए ये भी एक रीजन है कि ये अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि कोलेट्रल फ्री होता है, आपको कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, आपको प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं देने अगर आप मुद्रा लोन लेते हो तो। अब बात करते हैं अगली योजना, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया क्या है? स्टैंड अप इंडिया ये है कि हमें एससी एसटी जो लोग समुदाय है और जो महिलाएं हैं, ये समाज के वंचित वर्ग हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, तो इन्हें हमें एंटरप्रेन्योर बनाना है, उद्यमी बनाना है। इसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। ये योजना जो है इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, स्टैंड अप इंडिया योजना। और ये जो योजना है इसको भी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट करता है। तो स्टैंड अप इंडिया योजना में आप कितना लोन ले सकते हो बिजनेस शुरू करने के लिए? आप 10 लाख रुपए मिनिमम और मैक्सिमम 1 करोड़, यानी 10 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में आप लोन ले सकते हो। ठीक है? और ये मैंडेटरी है। कैसे मैंडेटरी कराए? जितनी भी बैंक ब्रांचेज हैं, ध्यान से सुनना, जितनी भी बैंक ब्रांचेज हैं बैंकों की, हर ब्रांच को कम से कम एक लोन तो देना पड़ेगा। अब या तो वो एक लोन एससी एसटी को दे या वो वुमेन को दे, वो उसके ऊपर है। ठीक है? तो एससी एसटी में से किसी एक को देना है और एक वुमेन को देना है, यानी हर ब्रांच को 2 लोन देने पड़ेंगे। मैं रिपीट करता हूं, हर बैंक ब्रांच को यह मैंडेटरी कर दिया गया है, पर बैंक ब्रांच को क्या, कि उन्हें 2 लोन तो देने पड़ेंगे। इनमें से एक लोन एससी या एसटी को मिलेगा, किसी भी एससी या एसटी पर्सन को एक लोन मिलेगा इनमें से। ठीक है? और एक लोन महिलाओं को मिलेगा। एटलीस्ट 1 वुमेन पर बैंक ब्रांच, और एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब पर्सन। तो हर बैंक ब्रांच को 2 लोन तो देने पड़ेंगे ही। क्लियर? और ये लोन मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़ तक के हो सकते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। ये बिजनेस ग्रीनफील्ड होना चाहिए, यानी पूरा एकदम नया बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ही कोई बिजनेस है उसी को आप बढ़ाने के लिए लोन ले रहे हैं, नहीं, पूरा ग्रीनफील्ड बिजनेस होना चाहिए। क्लियर? और ये जो आप बिजनेस करोगे, मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हो, सर्विसेज में भी कर सकते हो, ट्रेडिंग सेक्टर में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। अगर मान लो, लेट सपोज अब कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं 4 लोग मिलके, इनमें एक एससी है, एक एसटी है, ठीक है, और एक जनरल कैटेगरी का है, या 3 लोग मिलके बिजनेस शुरू कर रहे हैं, एससी एसटी और एक जनरल वाला, तो फिर कैसे करेंगे? तो इसमें अगर एससी एसटी या वुमेन है, उसके नाम पे 51% होना चाहिए वो कंपनी। मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें मल्टीपल शेयर होल्डर हैं, ठीक है, तो उस कंपनी को स्टैंड अप इंडिया के तहत लोन तभी मिलेगा जब कम से कम 51% शेयर होल्डिंग या तो एससी एसटी की है या वुमेन एंटरप्रेन्योर की है, तभी मिलेगा, तब वो अप्लाई कर सकता है और 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन ले सकता है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? 18 साल उम्र होनी चाहिए, एससी एसटी या वुमेन एंटरप्रेन्योर होने चाहिए। ठीक है, 18 साल उम्र होनी चाहिए, और आपका जो ग्रीनफील्ड बिजनेस होना चाहिए, ब्राउनफील्ड नहीं। ग्रीनफील्ड मतलब पूरा नया बिजनेस आपको शुरू करना है।
ये लोन आपको 7 साल में चुकाना है और मोराटोरियम पीरियड है 18 महीने। मोराटोरियम मतलब वो पीरियड जिसमें आपको मूलधन या ब्याज नहीं देना। 18 महीने तक ना तो आपको, मान लो आपने लोन ले लिया, 5 लाख का ले लिया, तो ये 5 लाख और ब्याज आपको 18 महीने तक नहीं देना। ठीक है, ना तो प्रिंसिपल ना इंटरेस्ट, क्योंकि बिजनेस शुरू कर रहे हो अभी, तो आप पैसा जनरेट करने में टाइम लगता है। तो 18 महीने तक आपको कोई ब्याज या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं लौटाना बैंक को। आप 7 साल के अंदर आपको पूरा लोन रीपे करना है। तो ये जो स्कीम है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाता है, और सिडबी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। अब अभी तक क्या स्टेटस है इसमें बताऊं आपको, तो यहाँ पे देखो आप, टोटल 19,310 SC, 6,435 ST और 1 लाख से ज़्यादा महिलाएं लोन ले चुकी हैं। ठीक है ना। तो 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सैंक्शन हो चुका है 6 सालों में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जब आई थी 2016 में, तो 6 साल हो गए हैं इसको, और 30,000 करोड़ रुपए सैंक्शन अब तक हो चुका है, और अप्रैल 2016 में आई थी ये। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ये हमारी आखिरी योजना होगी। देखो, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, वाया मतलब ही होता है जो सीनियर सिटीजन होते हैं, राइट। इसमें आप वाया वर्ड यूज करेंगे, वायो वृद्ध बोलते हैं ना कई बार, वायो वृद्ध हैं। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जो है, ये भारत सरकार ने लॉन्च करी है। जो एल्डरली लोग हैं 60 साल उम्र से ज़्यादा, उनको एक फ्यूचर में अच्छा ब्याज मिले, वो इन्वेस्ट करें अपना पैसा और उन्हें अच्छा ब्याज मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन। ऐसा ना हो कि उन्हें, अगर मान लो इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही तो उन्हें नुकसान हो जाए, तो उन्हें एक अश्योर्ड 10 साल के लिए जो है ब्याज मिलता है, अश्योर्ड। ठीक है, अभी वो ब्याज कितना है? 7.4% है पर एनम, और ये काफ़ी अच्छा ब्याज है। अगर आप देखें एफडी वगैरह में तो आजकल 4% भी नहीं मिल रहा एफडी में, राइट। तो 7.4% पर एनम ब्याज जो बूढ़े लोग हैं उन्हें मिलता है इसके अंदर। और ये योजना आप 31 मार्च 2023 तक इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये योजना जो है, इसमें आपको 7.4% मिलेगा, और हर फाइनेंशियल ईयर के लिए ये चेंज हो सकता है, लेकिन एक बार जब आपने ले ली तो अगले 10 साल के लिए फिर वही रहेगा। अब जैसे जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 में जो ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 7.4 मिल रहा है, तो अगले 10 साल तक 7.4 ही मिलेगा। तो उस फाइनेंशियल ईयर में जो आपको रिटर्न होगा वो अश्योर्ड हो जाएगा अगले 10 सालों के लिए। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, हर साल सरकार 1 अप्रैल को बता देगी कि उस फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट रेट ऐसा नहीं है कि इस साल 7.4 है तो अगले साल 4.8 रह जाएगा, नहीं, वो इसी के आसपास होगा, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब आपने वो पॉलिसी ली है, उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट था वही फिर 10 साल रहेगा। तो इसमें लेकिन एक लिमिट है, ठीक है, एक लिमिट है इसमें, कि आप 15 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और ये हर साल नहीं है, लमसम है, वन टाइम। तो इसमें जो मिनिमम अमाउंट जो है, मैक्सिमम अमाउंट, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो आपको पेंशन पेमेंट मिलेगी वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल, जैसे आप चाहें वैसे ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहें वैसे ले सकते हैं। तो मिनिमम परचेज प्राइस इस स्कीम में जो है वो है 1,62,162। अगर ऐसा है तो फिर आपको 1,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी इसमें आपको? 1,000 पर मंथ। और मैक्सिमम, मैक्सिमम आपको मिल सकती है इसमें 9,250 पर मंथ। कैसे? क्योंकि देखो, इसमें आप मैक्सिमम पैसा कितना लगा सकते हैं? 15 लाख। और इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा 7.4%। तो आप कितना पैसा कमाएंगे एक साल में? 15 लाख इंटू 7.4%, ये आपका ब्याज मिलेगा। ये जो भी ब्याज आपका बनता है, ठीक है, आप इसे 12 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 9,250। तो मैक्सिमम जो आप अमाउंट लगा रहे हैं 15 लाख, उसके बेस पे जो आपको ब्याज मिल रहा है 7.4, अगर आप वो कैलकुलेशन करेंगे तो मैक्सिमम पेंशन जो इसमें आपको मिल सकती है वो 9,250 मिल सकती है। क्लियर? और इस स्कीम में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी है वो है 1,62,162 रुपए। अगर आप इतने की करेंगे तो फिर आपको 7.4% मिलेगा। वो जितना भी होगा आप उसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 रुपये महीना आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये महीना के लिए आपको इन्वेस्टमेंट इतनी करनी होगी, और मैक्सिमम जो आपको पेंशन मिल सकती है इसमें 9,250 पर मंथ, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जिसके लिए आपको चाहिएगी। यह स्कीम मई 2017 में लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। और इसमें आप यहां पे देख सकते हैं बाकी चीजें।
मिनिमम एंट्री एज 60 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 60 या उससे ज़्यादा। मैक्सिमम कोई एंट्री एज नहीं है, कितने भी एज हो 60 से ज़्यादा होनी चाहिए बस। 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें जो मिनिमम पेंशन अलाउड है वो है 1000 पर मंथ, और मैक्सिमम जो पेंशन अलाउड है वो 9250 पर मंथ। ये पर मंथ बता रहा हूं। क्वार्टर करनी है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 महीने की करनी है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 साल की करनी है तो आप इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई पूछे कि प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में मिनिमम पेंशन 1 साल में कितनी मिल सकती है, तो 1 साल का पूछ रहा है तो 12,000 हो गया, क्योंकि मिनिमम पेंशन हर महीने मिल सकती है 1000, 12 से मल्टीप्लाई कर दो 12,000 पर ईयर। अगर कोई पूछे प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में मैक्सिमम पेंशन कितनी मिल सकती है, तो हर महीने मिल सकती है 9,250, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1,11,000। अगर कोई पूछे प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर सकते हो, अब इसको निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली पता है 15 लाख, तो आंसर खत्म 15 लाख। तो 15 लाख पे आपको मिलेगा 7.4%, और 12 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 9,250 पर मंथ। एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। सो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो गवर्नमेंट स्कीम्स का। ईपीएफओ एग्जाम के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो है मैंने डिटेल में आपको पढ़ाई हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और इसी तरह के अगर आप ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा जो करंट अफेयर का कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर का कोर्स परचेज करने के लिए ये क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, या आप जीजीसीए कोड यूज़ करके आप इसको परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1999 रुपये में। इसका जो बाइंग लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। तो बहुत जल्दी आपसे क्लासरूम में मिलता हूँ, और मुझे खुशी होगी अगर आप ईपीएफओ में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।